जैसे यहाँ पे तो इस डबल बॉन्ड यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे CH3, सो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा या प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। सो ये जो है लिविंग ग्रुप एबिलिटीज का ज्यादा है। अल्कोहल के केस में देखते हैं ROH प्लस NU माइनस विल RNU प्लस OH माइनस। अब ये रिएक्शन जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान ये होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि OH माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो OH माइनस सबको पता होना चाहिए POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन। सो OH माइनस का कंसंट्रेशन डिसाइड करता है बेसिसिटी को। सो OH माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसके लिए वो क्या होगा, लिविंग ग्रुप कैसा होगा, लिविंग ग्रुप कैसे होता है, वीक बेस होता है। सो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या होगी, वीक होगी, पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो हम इस रिएक्शन को चूंकि एसिडिक बेसिसिटी ज्यादा है एसिडिक मीडियम में करना चाहेंगे। सो ROH एक है अल्कोहल, जनरल फार्मूला हमने लिखा है अल्कोहल का RH, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है इसके पास। H प्लस क्या है, H प्लस है हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास बिल्कुल एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो ये इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भूखा नंगा बिल्कुल ऐसे काफी डेंजरस हो जाता है। जब भी हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये डेंजरस इसको ट्रीट करते हैं हमारे से। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा भूखा नंगा चलाता है और आपको रिएक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, इंटरेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाता है, इंटरेक्शन बढ़ जाता है। सो ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से OH+ को जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया ROH मतलब ROH2। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन विल टेक्स प्लेस और ये अनस्टेबल है। इज इट क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड वाले हैं तो हम बोल सकते हैं हाइपरवैलेंट कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन है, जिसमें भी हमने किया होगा। सो हाइपरवैलेंट कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन अगर है सो उस केस में जब भी आप ऑक्सीजन हाइपरवैलेंट बनता है तो वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, अच्छा लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप की तरह। सो ये छोड़ के जाएगा मतलब H+ का लॉस होगा, सो ROH का फॉर्मेशन होगा और H+ जो हमने यहाँ पे लिया था वो हमने वापस दे दी। सो यहाँ पे ऐसे बने, मतलब ये जो यहाँ पे भी प्रोडक्ट वही बन रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट वही बन रहा है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट ये रिएक्शंस जैसे हो रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं होंगे, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हम करेंगे तो जाकर के वो होगा, ठीक है। और H2O जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है। H2O क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है क्योंकि H2O जो है वो वीक बेस है। अभी हमने बताया आपको कि जो लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप कभी हो सकता है, पिछले हमने स्लाइड में देखा कि लिविंग ग्रुप का एबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं। हमने ये एग्जांपल भी देखा, कौन सा एग्जांपल देखा, हमने एग्जांपल देखा HiHCl HF। ये क्या है, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये एसिड का अगर हमें कंजुगेट पेयर लिखेंगे तो क्या होगा, I-, Br-, Cl-, F-। ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पिछले वाले अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, आप बिल्कुल इसे देख लीजिए। जो पिछला हमने लिया था वहां पे जहां पे मैं बता रहा था कि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी देखिए, उसकी टेंडेंसी को चेक करिए तो यहां पे देखेंगे आप HI जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, देन HBr, देन HCl, देन HF। इसका कंजुगेट लिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट क्या बनेगा, वीक बेस। सो वीक बेस क्या होगा, I, देन Br, देन Cl, देन F। सो वीक बेस होता है किसका, टेंडेंसी होता है लिविंग ग्रुप का। सो लिविंग ग्रुप की सबसे गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा, I-, पुअर लिविंग ग्रुप कौन होगा, F-। समझा, ये किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का टेंडेंसी में लिखा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HI होगा, देन HBr, देन HCl, देन HF। एसिडिटी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HI होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट क्या होगा, वीक बेस। सो ये क्या होगा, सबसे वीक बेस होगा। सो सबसे वीक बेस मतलब गुड लिविंग ग्रुप होगा और ये पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। समझ में आया? तो आप ऐसे समझ जाएंगे चीजों को। नाउ H2 जो है वो वीक बेस
में आता है, H2 किसमें वीक बेस में आता है, वीक बेस में आएगा। अच्छा वीक बेस में आने का रीजन क्या है, वीक बेस में क्यों आएगा, OH माइनस मैंने बताया, ये OH माइनस क्या है, स्ट्रांग बेस है। अगर इसमें H प्लस ऐड करेंगे, H प्लस, ठीक है ना, OH माइनस स्ट्रांग बेस है, सो इसका H2 जो होगा क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो ये H2 जो है वो आपको पता है एम्फोटेरिक में आता है, सो बेस की तरह भी बिहेव करता है, सो H2 विल बी अ वीक बेस और इसलिए ये गुड लीविंग ग्रुप होगा। सो सॉल्वेंट, हमने पहला पार्ट देखा क्या, हमने न्यूक्लियोफाइल देखा, न्यूक्लियोफाइल अभी थोड़ी देर बाद और ऐसे एक्सप्लेन करके देखेंगे थोड़ा डिटेल में। हमने देखा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कैसे होती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप भी देखे। फिर हमने सबस्ट्रेट देखा कि सबस्ट्रेट कैसे होते हैं वगैरह से। देन वी आर फोकसिंग ऑन सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट बेसिकली, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉलिड में तो सॉल्वेंट होगा नहीं, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी क्लोजली पैक्ड, और अगर वो क्लोजली पैक्ड हैं तो उनका इंटरेक्शन करने का टेंडेंसी सबसे कम होगा, और अगर इंटरेक्शन करने का टेंडेंसी सबसे कम है सो रिएक्शन करने के चांसेस क्या होंगे, सबसे कम होंगे। इसलिए वी आर नॉट टेकिंग सॉलिड एज अ सॉल्वेंट, सॉलिड एज अ सब्सटेंस रिएक्शन कराने के लिए, वी आर टेकिंग गैसियस फेज और सॉल्वेंट फेज। वो सब्सटेंस ले रहे हैं जो गैसियस फेज में हो या फिर सॉल्वेंट फेज में हो, उसको हम एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली सॉल्वेंट आर ऑफ टू टाइप, नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जिसका म्यू इज इक्वल टू क्या, 0, म्यू इज इक्वल टू 0 द नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर म्यू इज इक्वल टू नॉन 0 देन इट इज पोलर सॉल्वेंट। सो पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर बॉन्ड्स होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि पोलर बॉन्ड्स होते हुए भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं हो कि आपके पास पोलर बॉन्ड हो तो मॉलिक्यूल पोलर ही होगा, कोई जरूरी नहीं। ये हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कवर किया हुआ। मॉलिक्यूल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स हैं अगर वो पोलर बॉन्ड्स हैं तो भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। ये एग्जांपल है उसका CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, CH4 के चारों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे थे। सो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा सॉल्वेंट है, अभी यूज करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें म्यू क्या होगा, 0 होगा। म्यू 0 होने का रीजन कैसा होगा, देखेंगे यहां पे से डायपोल, ये ऊपर की तरफ डायपोल मोमेंट, नीचे की तरफ वेक्टर। सो ये दोनों कैंसिल होंगे, ये इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, और इसका वेक्टर रिजल्टेंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो म्यू का वैल्यू क्या आएगा, 0। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट। CCl4 is a molecule having polar bonds. CCl4 is a non-polar molecule having polar bonds. फिर दूसरा non-polar solvent का एग्जांपल कार्बन डाइसल्फाइड, डायपोल मोमेंट, दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे, म्यू का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। देन बेंजीन रिंग, ठीक है, हर एक वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, 0 कैंसिल हो जाएगा, सारे वेक्टर कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। देन यहां पे भी वेक्टर कैंसिलेशन होगा। देन एन एग्जाम, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। बट जब हम रिएक्शंस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं हम वहां पे, तो हम क्या देख रहे हैं, बेसिक चीज हम ये देख रहे हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। पोलर बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस होगी। पोलैरिटी इंड्यूस होने का मतलब क्या होगा, सेंटर्स होंगे, अपोजिट सेंटर्स नेगेटिव सेंटर्स, अपोजिट सेंटर्स का फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर, मतलब डेल प्लस और डेल माइनस का फॉर्मेशन होगा। अब चूंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डेल प्लस और डेल माइनस का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, तो हमको पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब अगर हमने पोलर बॉन्ड लिया है, उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, मतलब इंटरेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे ROH है, यहाँ पे ROH है, मतलब ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, क्योंकि OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, R पे क्या है, डेल प्लस चार्जेस। अब ये मॉलिक्यूल किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी पोलर बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अगर हम इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉन पोलर में पोलर बॉन्ड तो है ही नहीं, डेल प्लस और डेल माइनस यहाँ पे बनेगा नहीं, बट यहाँ पे डेल प्लस और डेल माइनस है। सो इंटरेक्शन प्रॉपर म्यूचुअल इंटरेक्शंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हम यूज नहीं करते हैं इस केस में। कहां पे यूज करेंगे वो आपको मैं बताते चलूं।
सो नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल हमने देखा, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब बेसिकली म्यू क्या होगा, 0 होगा, और आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स जो है वो याद रखेंगे, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CCl4, NaHN, बेंजीन, ये जो एग्जांपल्स याद रखेंगे। पोलर सॉल्वेंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, जिसमें ये बॉन्डिंग होगी OH, NH, SH, FH, जो इस तरह से बॉन्डिंग्स होगी, इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे आगे थोड़ा सा चलते हैं हम इससे, एक बेसिक आपको चीज बताता हूं, उस चीज को आप समझिए। ये है पॉजिटिव चार्ज, बड़ा पॉजिटिव चार्ज हमने कुछ तो लिया इसे, ठीक है। अब H2 की बात करते हैं, H2 कैसा ब्रेक होता है, H+ और OH-, या फिर अगर हमने H2 का स्ट्रक्चर देखा है सो यहाँ पे होगा दोनों हाइड्रोजन में प्लस चार्जेस आएंगे एंड ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्जेस। सो जब भी कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल है, या फिर बोल सकते हैं कैटायन, जब भी किसी कैटायन को हम लोग डालेंगे वाटर के अंदर तो क्या होता है, ये नेगेटिव जो चार्जेस वाले जो सेंटर्स हैं, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो अप्रोच करेगा इस कैटायन की तरफ। Why oxygen is approaching? Because oxygen is having Del- charges and this cation is having Del+ charges। ये प्लस का मतलब क्या है, Del+ यहाँ पे सेपरेटेड है, प्लस चार्जेस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर सेपरेटेड है। सो बेसिकली इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट Del- चार्जेस। सो कैसा इंटरेक्शन होगा, ऐसा होगा, ये Del- इस Del+ की तरफ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अप्रोचिंग बिहेवियर देखिए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसे अप्रोच करते हैं और पूरा उस कैटायन के सराउंडिंग में वो इकट्ठे हो जाते हैं। और इस होने की वजह से ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सॉल्वेशन, और वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी। सॉल्वेशन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। सॉल्वेशन मैकेनिज्म, हम जब भी कोई सब्सटेंस को बोलते हैं कि ये सॉल्युबल है क्या वाटर के अंदर, मतलब वो बॉन्ड वाटर के अंदर जो बॉन्ड्स है, जो नेगेटिव बॉन्ड्स है, पॉजिटिव बॉन्ड्स है, यहाँ पे नेगेटिव बॉन्ड्स है, यहाँ पे Del+ है और यहाँ पे Del- है। सो जब भी कैटायन रहेगा, पोलर बॉन्ड मतलब अगर एक पोलर मॉलिक्यूल उसको वाटर में डाल दिया, सो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, पोलर बॉन्ड मतलब Del+ और Del-। सो जब भी Del+ होगा तो उसको अप्रोच कौन करेगा, इस तरह से वाटर अप्रोच करेगा, O Del-। और जब भी जो नेगेटिव होगा, ए बी में एक के ऊपर Del+, एक के ऊपर Del-, जब भी Del+ था तो इस तरह से अप्रोचमेंट होगा। जब ये Del- होगा बी के ऊपर मान लो ऐसे, तो उसमें हाइड्रोजन का जो होगा वो इस तरह से रिप्लेसमेंट होगा, ऑक्सीजन दूर होगा Del-, क्योंकि ये माइनस है तो अप्रोच कौन करेंगे, Del+। दिस इज आल्सो सॉल्वेशन। तो जब भी कोई सा भी मॉलिक्यूल को, यहां पे आपको मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है NaCl, हमने NaCl आपको टेक्सचर में लिखा हुआ दिखा मेरे नॉर्मल से, NaCl एक्वस फॉर्म में। व्हाट डज इट मीन, NaCl इन एक्वस मीडियम, इसका मीनिंग क्या है, हम लिक्विड नहीं लिख रहे हैं, हम सॉलिड नहीं लिख रहे हैं, हम एक्वस मीडियम लिख रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब भी सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड समझते हैं, कॉमन सॉल्ट, नमक, जब भी सोडियम क्लोराइड को हम अगर डालेंगे पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो Na+ ये प्लस मॉलिक्यूल विल बी सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। किस मैनर में, इस मैनर में। और जब भी Cl- जो होगा इस NaCl का, वो भी ब्रेक हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल है, ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl-, समझ में आ रहा है। सो Na+ का अरेंजमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, Cl- का अरेंजमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। सो ये प्योरली दोनों ही आयंस सॉल्युबल है वाटर के अंदर, या फिर बोल सकते हैं कि वाटर इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेट कर दे रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्वेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैटायन को भी सॉल्वेट करता है और एनायन को भी सॉल्वेट करता है। वाटर क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्यों, ये बॉन्ड आपको दिख रहा है OH बॉन्ड, ठीक है, वाटर के अंदर होता है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको, याद रखिए, किसको सॉल्वेट करता है, कैटायन को भी सॉल्वेट करता है और एनायन को भी सॉल्वेट करता है, मतलब दोनों को सॉल्वेट करेगा। अगर H2 एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, देन the reaction is called as the hydrolysis reaction, or the process is called as the hydrolysis। समझिए बात को, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, water, we are using water as a solvent and basically water is solvating the cation and anion of that substance. So this process is called as the hydrolysis. So there are so many examples of polar protic solvent, for example alcohol, generalized form of alcohol, methanol लिखा हमने, ethanol लिखा हमने, phenol लिखा, हाइमाइड लिखा, हाइड्रोजन फ्लोराइड लिखा। तो ये जो एग्जांपल्स है, HF बॉन्ड है, यहाँ पे HF बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है,
ठीक है, यहाँ पे NH बॉन्ड है। तो ये जो है क्या कुछ एग्जांपल्स है किसके एग्जांपल्स है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। हमने अभी क्या कवर किया बराबर से, हमने देखा कि जब भी अल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट ऐसे सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो बनेगा नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो ROH में जो OH है वो क्या है? हाइड्रोक्साइड है। वो क्या है? स्ट्रांग बेस है। स्ट्रांग बेस है तो क्या पुअर लिविंग ग्रुप है। सो हम उसको लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप है तो अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे H+ के प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। H+ है क्या? डेंजरस सब्सटेंस, वाई नंगा पुंगा है बराबर सर, सीधा आएगा और हमसे रिएक्ट करेगा। ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल रिएक्शन होंगे। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, हाइपरबैरिक कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन होंगे, H+ will lose and the formation will take place। सो यहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम यहां पे पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बना रहे हैं। सो अगर लिविंग ग्रुप में हमने लिया H2 क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों लिविंग ग्रुप है? क्योंकि वो वीक बेस होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको बराबर से समझ में आनी चाहिए। लिविंग ग्रुप बेसिसिटी और एसिडिटी से रिलेशन जो है, एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर का रिलेशन गुड लिविंग ग्रुप और वीक लिविंग ग्रुप के साथ, पुअर लिविंग ग्रुप के साथ आना चाहिए आपको। बाद में हम देखेंगे और सो फिर उसके बाद हमने सॉल्वेंट देखा। सॉल्वेंट कितने टाइप के? 2 टाइप के, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कौन से होंगे? जिनका म्यू क्या होगा? 0 होगा। नॉन म्यू क्या होगा? नॉन जीरो होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होंगे? जिनका म्यू क्या होगा? 0 होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स हमने एक खूबसूरत एग्जांपल देखा, बहुत ही प्यारा सा, CCl4 मॉलिक्यूल कार्बन टेट्राक्लोराइड हैविंग पोलर बॉन्ड बट द होल मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, देन द कार्बन डाइसल्फाइड हैविंग द म्यू इक्वल टू 0, देन द बेंजीन, देन हमने देखा बराबर से N-हेक्सेन। इस तरह से कुछ हमने मॉलिक्यूल्स से देखे। फिर हमने पोलर सॉल्वेंट देखना चालू किया। पोलर सॉल्वेंट में म्यू इक्वल टू क्या होगा? नॉन जीरो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने क्या देखा? बॉन्ड शुड बी लाइक OH, NH, HF एंड ऑल दोस थिंग्स। इज इट ओके? सो पोलर प्रोटिक जो होता है, हमने सॉल्वेशन मैकेनिज्म देखा कि अगर पोलर प्रोटिक में क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसी भी सब्सटेंस के कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर देता है। इज इट क्लियर? अगर हमने if you are using H2 as a solvent then the reaction will be called as the hydrolysis reaction। और हमने पोलर प्रोटिक अभी देखा, अभी देखते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें भी mu is not equal to 0। पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक के अंदर एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पोलर प्रोटिक में जो हाइड्रोजन है that is connected to the most of the highly electronegative atom, बट ऐसा केस किसमें नहीं है? पोलर अप्रोटिक में। पोलर अप्रोटिक में हाइड्रोजन विल बी नॉट कनेक्टेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है जो आप ध्यान में रखेंगे। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है किसमें होगा? पोलर प्रोटिक में। पोलर अप्रोटिक में नहीं होगा। पोलर अप्रोटिक के एग्जांपल जो पहले देखेंगे DMSO that is dimethyl sulfoxide, we can also call it as the DMSO बोलते हैं इसको, DMSO भी बोल सकते हैं ऐसे, dimethyl sulfoxide। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड टू CH3। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे कि जैसे ही किसी भी डाइमेथिल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट में कोई सा भी ऐसे मॉलिक्यूल को अगर हम लोग डालेंगे तो होगा क्या कि उस मॉलिक्यूल का जो कैटायन, अभी यहाँ पे इसके ऊपर आपको पता है डेल माइनस चार्ज जाएंगे बिकॉज़ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, देन दिस सल्फर विल गेट डेल प्लस चार्जेस। सो ये जब भी कैटायन होगा तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाएगा उधर अट्रैक्टेड होके हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो अप्रोचमेंट कैसा होगा देखेंगे आप, ऐसे यहाँ पे प्लस चार्जेस है, यहाँ पे डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। सो इस तरह से अप्रोच हो रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डाइमेथिल सल्फोक्साइड जो है इस कैटायन को सॉल्वेट करने में सक्सेसफुल है। इज इट क्लियर? बट एक प्रॉब्लम है, डाइमेथिल सल्फोक्साइड के साथ ही नहीं, पूरे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट कर पाते हैं, एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते उसका रीजन आप देखेंगे बराबर से। कैटायन को सॉल्वेट कर दिया हमने, नाउ एनायन को सॉल्वेट करना है। एनायन को सॉल्वेट करना है तो कौन अप्रोच करेगा? ये डेल प्लस अप्रोच करेगा। बट ये डेल प्लस अप्रोच करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास दो ऐसा बल्की ग्रुप है। उसका स्ट्रक्चर देखिए आप ऐसे, अगर इस मॉलिक्यूल को अप्रोच करना है नेगेटिव चार्जेस की तरफ तो ये एस डेल प्लस अप्रोच करना चाहिए इस साइड से, बट इस साइड से अप्रोच करने के चांसेस बिल्कुल ही कम है क्योंकि यहाँ पे CH3 क्या है? बल्की ग्रुप है। स्टेरिक हिंड्रेंस टर्म याद रखेंगे बराबर से, हम इसको बहुत बार यूज करने वाले हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। सो ये स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से दिस कॉल्ड एज स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं
इसको, स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्जेस की तरफ जो अप्रोच होना था वो नहीं हो पाएगा, और इसीलिए डीएमएसओ नेगेटिव चार्जेस को सॉल्वेट करने या फिर एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज polar aprotic solvent can only solvate the cation, it cannot solvate the anion, but the polar protic solvent it can solvate both cation as well as anion. Next example is DMF, dimethyl formamide. It is also called as डम्फा बोल सकते हैं, DMF भी बोलते हैं लोग ऐसे, डम्फा DMF बोलते हैं, dimethyl formamide कैसे लिखेंगे? AC डबल बॉन्ड NCH3CH3, अगेन कार्बन will get a del plus charge, then this oxygen देखो बेटा, this oxygen will get del minus charges. क्यों? Oxygen is more electronegative. क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? ये हमको पता है। हाँ ठीक है, देखो यार, देखो अगर मान लो नेगेटिव चार्जेस हैं, अगर कैटायन है तो कैटायन को तो ये इजीली क्या करेगा? सॉल्वेट कर देगा, क्योंकि ये O माइनस इधर अप्रोच करेगा, नो प्रॉब्लम, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। बट जब भी ये जाएगा किसको अप्रोच करने के लिए? एनायन को अप्रोच करने के लिए, तो किसको जाना पड़ेगा? इस कार्बन को, बट इस कार्बन के पास दुनिया भर का स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए ये सॉल्वेट नहीं कर पाएगा किसको? एनायन को। देन डमा, डाइमेथिलामाइड, डमा CH3C डबल बॉन्ड NCH3CH3, अगेन डेल माइनस एंड डेल प्लस एंड सेम कहानी घर घर की वही है। देखो आगे देखते हैं, हम्पा। नेक्स्ट पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज हम्पा, डम्सो, डम्पा, हम्पा, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा किसको बोलते हैं? हचंपा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हचंपा। हेक्सामेथिल फॉस्फोरामाइड, हेक्सामेथिल फॉस्फोरामाइड कैसे लिखेंगे? ये फॉस्फोरामाइड मतलब फॉस्फोरस p डबल बॉन्ड, 3 वैलेंसीज, नाइट्रोजन, अमाइड, दो मेथिल ग्रुप लगा है सबसे। सो कितने मेथिल ग्रुप? 1 2 3 4 5 6। सो हेक्सामेथिल फॉस्फोरस और अमाइड लगा हुआ है, हेक्सामेथिल फॉस्फोरामाइड। अगेन वही कहानी है, डेल माइनस डेल प्लस। ये तो बेचारा लुट गया है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर की भीड़ लगी है, पूरी बारात लगी, गांव लेके आया बराबर से, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा ना। क्या नहीं हो पाएगा? एनायन का सॉल्वेशन नहीं हो पाएगा, और क्या नहीं होगा? देखो इधर आगे, देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज क्राउन ईथर, क्राउन ईथर। यहाँ पे ये डेल माइनस चार्जेस तो हो जाते हैं, बट डेल प्लस चार्जेस नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों तरफ से काफी क्लोज स्ट्रक्चर्स हैं, और वो इसके लिए मुश्किल है, क्योंकि हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही गंदा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसका क्राउन ईथर का नाम कैसे लिखते हैं? 12 क्राउन 4। क्या लिखते हैं इसको? 12 क्राउन 4। 12 कैसे? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 atoms and there are 4 oxygen atoms. Again देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Is it clear? So basically there are 12 atoms total, but इसमें से 4 oxygen atoms है. That's what is called as 12 crown 4. तो हमने polar aprotic solvent भी देखा, polar protic solvent हमने देखा, polar protic और polar solvent कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, polar protic और polar aprotic. What is the difference between polar protic and polar aprotic? Hydrogen atom is connected to the highly electronegative atom, that is polar protic होगा. अगर it is not connected to the highly electronegative atom, then it is polar aprotic होगा. दोनों का म्यू क्या होगा? Not equal to 0 होगा. Polar aprotic example HF, NH, OH, all those things हमने देखा, बहुत सारी चीजें. Polar aprotic example डम्सो, हम्पा या फिर हचंपा, डमा या फिर डम्फा बोल सकते हैं, क्राउन ईथर. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये चीजें जो है वो कैसे एक दूसरे को जब भी ऐसा रिएक्शंस कराएंगे हम, ऐसा न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस E1 E2 SN1 SN2 SN9, और भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे इनका जो रोल होगा, जब मैं वहां पे ऐसे डीएमएसओ यूज करूंगा तो आपके दिमाग में उसकी सारी चीजें आनी चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएमएसओ, फंक्शन क्या है इसका, नॉन पोलर है पोलर है, तो रिएक्ट कैसे करेगा, तो सपोर्ट किसको करेगा, SN1 को कि SN2 को कि SN9 को कि E1 को कि E2 को. तो ये सारी चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो बिल्कुल फटाफट वहां पे चीजें जानी चाहिए. हम ऐसा बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम वहां पे, क्योंकि वो क्या है, रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वो बहुत लेंथी रिएक्शंस है, उनका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा. रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ही, SN1 SN2 SN9, बट कौन सी ऐसी चीजें जो उसको इंपॉर्टेंट बना देती है,
इंपॉर्टेंट बनाती है उनके मैकेनिज्म्स, वो कैसे होते हैं और उससे स्टूडेंट्स लोग भागते हैं, वो भागना नहीं आता। सो बेसिकली ये जो चीजें आपको क्लियर हो गई, हमने सॉल्वेंट देखा, हमने लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी देखी, ठीक है, वीक बेस कोल्ड लिविंग ग्रुप याद रहेगा ना आपको। एक बार आप जीओसी का जो चीजें हैं वो रिवाइज कर लेंगे, डेंसिटी और बेसिक बिहेवियर आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्जुगेट वाला देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। मैंने 2-3 बार तो यहीं पे बता दिया आपको। और फिर उसके बाद हमने दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज देखा, क्या सबस्ट्रेट देखा। हमने क्या देखा, सबस्ट्रेट देखा, हमने क्या देखा, लिविंग ग्रुप देखा, और अभी हम आगे देखेंगे न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद फिर हम रिएक्शन वगैरह करना स्टार्ट करेंगे।